क्या कहलाते हैं? अल्पसंख्यक, जिसे आप कहते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी क्योंकि जनसंख्या कम है तो ऑब्वियस सी बात है काम भी कम ही करना पड़ा होगा। जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसके काम ज्यादा। 2 पेजेस में आ गई सारी माइनॉरिटी। तो पहले फैक्ट पढ़ेंगे फिर माइनॉरिटी पढ़ेंगे। देखो पहला पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये नाम तुमने सुना है? सती प्रथा को बैन करवाने में राजा राम मोहन रॉय ने लॉ एंड ऑर्डर बनवाया। किसकी मदद ली थी? विलियम बेंटिक की। ये टिक करो, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 सती प्रथा को प्रतिबंधित। ठीक है, यहां लिख लो राजा राम मोहन रॉय। राजा लॉ नहीं बना सकते थे, राम मोहन रॉय तो इंडियन थे, लॉ मेकिंग बॉडी तो अंग्रेज थे ना, तो उन्होंने अंग्रेजों ने बनाया। नेक्स्ट सिर्फ पढ़ना है, शिशु वध प्रथा, बच्चों को मार डालना, बंगाल में प्रचलित थी। 1785 में बंगाल में समाप्त करने का प्रयास किया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हिंदू ये विधवा पुनर्विवाह, क्या सती प्रथा के बाद ये प्रॉब्लम आई थी कि विधवा कहाँ जाएं, है ना? क्योंकि पहले तो बड़ा आसान था कि पति मर गया तो औरत को भी मार दो, लेकिन अब दिक्कत थी कि जो औरतें बच गई सती से वो विधवा कहलाएंगी। अब उनका पालन पोषण कौन करे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि घर वाले कहते हैं भाई हमने अपना खर्चा हटा दिया, अब हम इसको वापस नहीं लेंगे। ससुराल वाले कहते हैं हमारा बेटा ही नहीं है, हम इसको क्यों रखें? तो प्रॉब्लम आई कि अब ये कहाँ जाएं? इनके सर की छत छिन गई, बिना छत के कहाँ जाएं? कैसा फ्यूचर? कल को बुढ़ापा है, बीमारी है, 100 बातें हैं। तब फिर कॉन्सेप्ट आया कि एक काम करो, विधवाओं का पुनर्विवाह कर दो ताकि इनकी भी जिंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह चल पाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और इसके लिए एक इंडियन ने काम किया जिसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पर उन्होंने बहुत कोशिश करके भी, कानून बनवाने के बाद भी 1856 में इसके ऊपर कानून बना, लेकिन कानून के बावजूद भी 5 साल में टोटल कितनी शादी हो पाई? 25। जबकि विधवाएं तो उस जमाने में भी हजारों ही थी, क्योंकि मौत तो ऐसी जैसी आज होती है तब भी होती थी। इससे दिखता है कि विधवा पुनर्विवाह को सोसाइटी ने इतनी आसानी से एक्सेप्टेंस नहीं दी। आज भी बहुत कम है बेटा। किसी भी औरत का अगर 1 साल 2 साल का भी बच्चा है ना, उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, आप देखना 99.9% केसेस में उसकी शादी वो खुद भी नहीं करती, घर वाले भी नहीं करते। वो कहते हैं भाई एक बेटा या बेटी है, इसके सहारे जीवन कट जाएगा। जबकि आप देखो एक आदमी जिसके 15-17 साल के बच्चे हैं, उसकी वाइफ मर जाए तो 2-4 महीने बाद ही उसके रिश्ते की बात भी होने लग जाती है। अभी भी ये हालत है। इसका मतलब इसको एक्सेप्टेंस आज भी नहीं है उतनी खुल के जितनी पहले नहीं थी। देखो आज अगला पॉइंट, विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए भारतीय विचारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, टिक कर लो, विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किया। 55 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से, अंडरलाइन करो, विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया। फिर कानून कब बना? 1856 में, क्रांति से 1 साल पहले। क्रांति का एक कारण ये भी था, हमें लगता था अंग्रेजों ने हमारे घरों के अंदर भी अपनी घुसपैठ शुरू कर दी, क्यों सती प्रथा लागू करवाई, ये बंद करवाई, और क्यों विधवा पुनर्विवाह को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट नुकसान में गए हमारे मन में अंग्रेजों के प्रति। नेक्स्ट देखना, सत्य शोधक समाज, ये कौन लोग थे? हिंदुओं में से ही एक कैटेगरी जिसको आप कहते थे दलित। इसको थोड़ा सा सुन लो। आपने सावित्रीबाई फुले का नाम सुना है? किनकी वाइफ थी वो? हाँ, ज्योतिबा। ये ज्योतिबा सुन के लगता है कि ये औरत है, लेकिन ये आदमी है बेटा। बड़े रिफॉर्मर थे ज्योतिबा फुले। फुले ना सरनेम आता है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बहुत काम किया। ज्योतिबा फुले उस जमाने में जब शादी हुई तो इनकी वाइफ, उस टाइम पे बाल विवाह, ये बड़े थे, इनकी पत्नी बहुत छोटी थी, उनका नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई जब इनके घर आई तो इन्होंने अपनी वाइफ को कहा, छोटी सी बच्ची थी 9-10 साल की, कि तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब बच्ची को ये कह के भेजा भाई पति जो कहे वही मानना है, तो ठीक है पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने चली जाऊंगी। इनके उस ज़माने में साड़ी पहनने का ही प्रचलन था। स्कूल बैग लाया गया, साड़ी पहन के तैयार करके, जैसे शादी के 5-10 दिन बाद इनको स्कूल लेके गए, वहाँ इनका नाम लिखवा दिया। ये बहुत पुरानी बात है बेटा, जब आपके मेरे घर में कोई पढ़ता भी नहीं था, तब ये लेडी, और वो भी निम्न जाति को बिलोंग करने के कारण लोगों का रवैया। एक दिन तो छोड़ आए ज्योतिबा फुले, फिर एक दिन बाद जब खुद घर से गई तो बाहर गली में लोग खड़े हुए थे। पहले तो लोगों ने खूब गाली गलौज किया और बुरा भला कहा इनके पति को, इनके माँ बाप को, और इस तरह से। फिर जब ये नहीं मानी, चलती गई, तो नाली में से गोबर और कीचड़ निकाल के और इसके ऊपर फेंक दिया। वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मुंह पे जो है कालिख मल गए, ऐसे काम किए। ये रोती हुई घर वापस आ गई। इसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो इनके हस्बैंड ने कहा बेटा कह रही हूँ, पत्नी थी इनकी, जाना तो पड़ेगा। पर वैसे थी तो बच्ची ना, वो मानी नहीं कि मैं नहीं जाऊंगी, जिद कर। तो कह रहे नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तो बोली फिर वहाँ स्कूल में कैसे पढ़ूँ, सारा कपड़े गीले, कीचड़ के, बदबू के, गोबर के।
तो बोले एक साड़ी रख के ले जाओ, जाने का कोई मनाही नहीं हो सकती, ऑल्टरनेटिव सोचो कि कैसे बचना है। तो बेचारी क्या करती कि सुबह निकलती तो वो साड़ी पहन के वो सोच के जाती कि ये सब गंदा हो जाएगा, कपड़े भी, चेहरा भी, हर चीज़ अपने बैग में एक पॉलिथीन में पैक करके ले जाती, वहाँ जाके अपने कपड़े चेंज करती, फिर पूरा दिन पढ़ती, फिर वो गंदी साड़ी पहन के फिर वापस आती। यानी रोज़ का एक काम था। तुम सोचो पढ़ना कितना टफ रहा होगा, और उसके बाद फिर ये रोज़ का एक ये मेंटल टॉर्चर, मेंटल टेंशन। इतना ज़्यादा मेहनत कर गई ये कि ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर है, सावित्री बाई फूले, और आज भी लोग इनको उतना ही रिगार्ड देते हैं। फिर हस्बैंड वाइफ ने मिलके पहला लड़कियों का स्कूल खोला, और ये वो लोग हैं जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। आज ये करना बड़ी बात नहीं है, कितनी लड़कियां बैठी हैं, लेकिन बेटा जिसने पहली बार किया उसने कितना सहा, और क्या उसको पता था कि कभी मुझे कोई पढ़ रहा होगा। सावित्री बाई फूले तो नहीं जानती थी कि 2024 में कुछ लड़कियां कुछ लड़के बैठ के क्लास में मेरी बात सुनेंगे। वो तो जब गई होंगी उन्होंने सोचा होगा कि कोई नाम भी नहीं लेगा, ऐसा कौन सोचता है कि मैं महान बनूंगा। लेकिन देखो इनको आज पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ये होता है समाज को पे बैक करना, समाज को वापस करके जाना। इनको समाज से कुछ खास नहीं मिला था, समाज ने तो कीचड़, पत्थर और गालियां ही दी थी ना। बदले में इन्होंने क्या किया, एक अच्छा माहौल तैयार करके गई लड़कियों के लिए कि वो पढ़ लिख सकें, आगे बढ़ सकें। देखो अब जरा अगला पॉइंट इसी बारे में है। सत्य शोधक समाज ये बनाया था इनके हस्बैंड ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले, ये ज्योतिबा आदमी है, ज्योति समझ के औरत मत टिक करना, किसके हस्बैंड है ये, सावित्री बाई फूले के, तो टिक कर लो। सत्य शोधक समाज बनाया 1873 में बनाया इन्होंने ये, यानी आर्य समाज से भी 2 साल पहले। ये आंदोलन दलितों के लिए था, टिक करना, दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए। इसके बाद लास्ट लाइन टिक करना इस पैराग्राफ की, सत्य शोधक समाज नामक पुस्तक लिखी। तो एग्जाम में आ जाएगा सत्य शोधक समाज किसने बनाया, ज्योतिबा फूले। उनकी वाइफ कौन है, सावित्री बाई फूले। तो पहली फीमेल टीचर भी कौन बनी, सावित्री बाई। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले भी ये हस्बैंड वाइफ ही थे, दोनों ने बहुत काम किया समाज के लिए। नेक्स्ट देखो, विष्णु शास्त्री और कर्वे। ये कर्वे बड़े इंपॉर्टेंट हैं बेटा, इनके बारे में थोड़ा सा सुन लो। फेमस हैं ये, महर्षि कर्वे कह देते हैं। 104 साल तक जिए, पीछे तक, मतलब आज़ादी के बाद तक ये थे। भारत रत्न मिला था जिंदा आदमी को, 100वां जन्मदिन था। बहुत काम किया लड़कियों के लिए, विधवाओं के लिए, बेसिकली समाज में जो दलित लोग थे उनके लिए। दलित मतलब औरतें भी उसका एक पार्ट मान लो, ऐसी नहीं थी लेकिन परेशान तो थी ही। कर्वे वो आदमी हैं जिन्होंने स्त्री उत्थान के लिए या महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े बड़े स्टेप्स लिए, और 104 साल तक जिए। जब इनका 100th बर्थडे था, जीवित थे, तो इनको भारत रत्न से नवाजा गया। आप जानते हो ना भारत रत्न बड़ा प्राइज है, तो ये भारत रत्न मिलना कोई आसान काम नहीं था। और स्टार्टिंग का भारत रत्न ही मिल गया था इनको। जब इनका 100वां जन्मदिन था तब राष्ट्रपति के हाथों इन्होंने, महर्षि कर्वे ने भारत रत्न लिया। इन्होंने औरतों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाने में बड़ा काम किया, और जब वो यूनिवर्सिटी बनाई गई तब वो एशिया की सबसे बड़ी वुमेन यूनिवर्सिटी थी। जिसको ये कहता जाए ना बेटा वो उठ के बाहर चले जाना, इसको बार बार नहीं बुलवाना इसको, या तो गड़बड़ मत करो जो तुम नोटिस में आओ। चलो पढ़ो इसको, क्वेश्चन पॉइंट को अगले को। ये क्या कह रहे हैं, कर्वे। विष्णु शास्त्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिखो कर्वे के बारे में थोड़ा सा, लिखो महर्षि कर्वे 1858 में जन्मे थे, क्रांति से अगले साल। 1858 से बताओ 104 साल कब हुए होंगे, कब तक रहे होंगे, 1962 तक थे ये, 1962 तक। यानी इन्होंने नेहरू भी देखा, और इन्होंने और कौन देखे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कितने लंबे टाइम तक जीवित रहे ये, लिख लो 1858 से 1962। यहीं पे लिखो 100th बर्थडे पर, 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न, हाँ 1958 में मिला था बेटा। 100th बर्थडे पर भारत रत्न 1958। स्टार्ट कब हुआ था ये भारत रत्न, 1954 में, 54 में, तो चौथे 5वें साल ही मिल गया। 1958 में 100th बर्थडे पर भारत रत्न, ठीक है। इसी में लिखो साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट यूनिवर्सिटी, साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट यूनिवर्सिटी वुमेन्स, औरतों की यूनिवर्सिटी, साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी थी लेकिन मेल के लिए थी, ये फीमेल की पहली किसने खोली है, कर्वे ने। इनसे पहले कौन लड़कियों के लिए काम कर रहा था,
ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई फूले। इनका काम बड़ा क्यों है? क्योंकि इन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे काम किया। कौन सा बड़ा रत्न दिया हमने? कब दिया? 19 कितने साल के हो गए थे? और ये एक्सपायर कब हुए हैं? 1962 में। कब पैदा हुए थे? 1858। क्रांति से अगले साल ये पैदा हो गए थे और फिर जाके एक्सपायर हुए हैं जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया, बंटवारे हो गए, सब चीजें हो गई, तब जाके एक्सपायर हुए। चलो अब आगे पढ़ो इसमें। अब पॉइंट पे आ जाओ वापस से। 1896 में धोंदो केशव कर्वे, ये इनका नाम है बेटा। महर्षि कर्वे तो लोगों ने कहा, असली नाम था धोंदो केशव कर्वे, ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। टिक कर लो, विधवा आश्रम। विधवाओं की पुनर्विवाह की बात किसने की थी? ईश्वर चंद्र ने। अच्छा, कोई पुनर्विवाह ना करना चाहे, कोई औरत कहने लगी भाई मुझे तो शादी करनी नहीं है, तो वो कहाँ जाए? तो इन्होंने कर्वे साहब ने कहा कि ठीक बात है, जबरदस्ती शादी क्यों करनी? भाई कोई औरत सती नहीं हुई, वो बच गई, अब वो विधवा है, उसके पास ऑप्शन है, घर चली जाए, नहीं ले रहे वो, अपने ससुराल नहीं रख रहे, वो कह रहे हैं शादी कर लो, कह रही मुझे नहीं करनी, तो फिर क्या करें? तो फिर कहा कि ऐसी औरतों को भी तो जीने का हक है तो इंसान ही, इनके लिए आश्रम खोल देते हैं, वहाँ इनको पढ़ाई लिखाई और कामकाज सिखा दो ताकि ये अपनी ज़िंदगी खुद से जी सकें और इंडिपेंडेंट बन सकें। आज बेटा यूनिवर्सिटी जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आश्रम में रह कर फिर कुछ लड़कियों ने कहा कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, तो फिर इनकी पढ़ाई लिखाई के लिए इस तरह के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ तक की बात हुई। तो पहली जो एशिया में फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी खुली, औरतों की यूनिवर्सिटी, वो किसने योगदान दिया? इन धोंदो केशव कर्वे ने। कितने साल जीवित रहे ये? 104। तो देखो एक एक करके स्टेप वाइज काम हुआ। एक आदमी ने कहा विधवा सती प्रथा बंद करो, फिर दूसरे ने कहा विधवाओं का पुनर्विवाह करो, तीसरे ने कहा कोई विवाह नहीं करना चाहती तो पढ़ने दो। तो ये 3 लोगों का योगदान है। आगे पढ़ो, इसमें क्या कह रहे हैं? विधवा आश्रम की स्थापना की और 1906 लिखा है, इसको 16 बना लो। 1916 में मुंबई महाराष्ट्र में पहला महिला विश्वविद्यालय, फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की। थोड़ा सा समझ में आया तुम्हें? किसने सती प्रथा पर रोक लगवाई? कब लगवाई? 1829 में। उस टाइम सोचा ही नहीं कि विधवा होंगी तो उनका क्या होगा, बस ये कहते हैं भाई ये गलत है, रोको, ठीक है। फिर कुछ साल बाद दुखी होके 1856 में क्या करवाया? विधवा पुनर्विवाह। अब आगे जाके जिन औरतों का पुनर्विवाह नहीं हुआ उन्होंने कहा हम कहाँ जाएं, तब उनके लिए क्या खोले गए? आश्रम। जिस आदमी ने आश्रम और यूनिवर्सिटी पे काम किया वो तो इसके बाद पैदा हुआ था। वो कब पैदा हुआ था? 1858 में। ये तो पुराने लोग थे ना। इसका मतलब औरतों के लिए 3 लोगों ने काम किया बड़े लेवल पर। पहला आदमी था राजा राम मोहन राय, फिर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और फिर महर्षि, या पूरा नाम धोंदो केशव कर्वे। ये कर्वे तो हमारी आज़ादी के बाद तक थे। कौन सा बड़ा प्राइज दिया? भारत रत्न। कितने साल के जन्मदिन पर और कब तक जीवित रहे ये? हाँ, 1962 तक। बर्थ ईयर क्या है? 1858। इनसे पहले 2 बड़े काम हो गए थे। सती प्रथा बैन हो गई थी और विधवाओं के पुनर्विवाह पे काम हो गया था। इन्होंने यूनिवर्सिटी पे काम किया। चलो आगे देखो। अब 1930 में, अच्छा आज तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे सबको पता होगा एज है शादी की मिनिमम लीगल कितनी? हाँ, लड़कों की 21 साल और लड़कियों की 18। अभी पिछले साल याद करो एक नई बात उठ रही थी कि लड़कियों की भी एज बढ़ाकर 21 कर दे, है ना? इस तरह की हुई नहीं है अभी लीगली। ये बात थी कि भाई ऐसा कर दें, तो बहुत लोगों ने कहा फिर लड़कों की बढ़ा के 25 करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति जताई कि भाई अगर 25 लीगल करोगे, किसी लड़के की माँ बहुत बीमार है, आज क्या है 22 साल के लड़के की शादी कर सकते हैं 21 प्लस होती, तुम 25 कर दोगे और किसी की माताजी बहुत ज़्यादा मान लो बीमार है, कैंसर से पीड़ित हैं, तो बहुत सारी औरतें भाई कुछ भी ना कर सकें। जब कई बार ऐसे हालात होते हैं कि घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं है और 4-5 लोग घर में हैं, सारे आदमी हैं, लड़के हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसी बड़े लड़के की शादी जल्दी कर दी जाती है। तो बहुत लोगों ने ये बात कही कि गलत करोगे तुम, अपने एक हिसाब को मत देखो। भाई जिसको नहीं करनी मत करो। कौन कह रहा है कि 21 के बाद तुरंत कर लो? नहीं करनी 30 तक मत करो, पर मिनिमम एज का क्राइटेरिया ज़्यादा बड़ा मत करो, क्योंकि इससे लोग जो परेशान हैं
दुखी हैं, किसी के घर में कोई कमाने खाने वाला इस तरह का साधन नहीं है, तो सोचते हैं चल भाई घर में एक लड़के की शादी कर दे, 23 साल का लड़का है, कम से कम ये बाहर जाके कमा लेगा, तो बहू घर में कोई बीमार सास है, कैंसर से पीड़ित ससुर है, तो उसकी रोटी पानी तो देख लेगी। ऐसा हो जाए पैरालाइज्ड हो गए, नहीं उठ सकते हैं, तो फिर लोगों ने इसका विरोध किया। और देखा जाए तो ठीक भी है। कौन सा ये कह रहे हैं कि तुम शादी मत करो 21 के बाद, 22 में करनी है करो, नहीं करनी मत करो ना, ये तो अपनी मर्जी है। इसको बढ़ाने का नुकसान बहुत लोगों ने देखा, तो इसलिए अभी फिलहाल में ये एज बढ़ी नहीं है। ये एज जब बढ़ी थी उससे पहले ये एज हुआ करती थी 18 और 14, उससे पहले ये एज हुआ करती थी 14 और 10 साल, बहुत पहले। फिर धीरे धीरे बढ़ बढ़ के पीछे तक ये थी। ये एक एक्ट था, अंग्रेजों के टाइम आया था, शारदा एक्ट, जिसमें एज इतनी कर दी गई थी। उतनी से फिर बढ़ाकर 14 से अब लड़कियों की कितनी है 18। अब पीछे कह रहे थे कि 21 कर दो, लड़कों की 18 से कितनी की थी 21, यहाँ कह रहे थे 25। लेकिन अभी इस पे कानून नहीं बना, ये कानून चल रहा है। इस कानून का नाम क्या था? शारदा एक्ट। 1930 में ये बना था। चलो पढ़ के देखो अब। 1930 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, यानी मन मर्जी से जो शादी होती है, में संशोधन किया गया और शारदा एक्ट नाम दिया गया। तो टिक करो 1930 शारदा एक्ट, जिसके अंतर्गत विवाह की आयु को 14 वर्ष लड़की के लिए और 18 वर्ष लड़के के लिए निर्धारित किया गया। तो शारदा एक्ट किस सन में बना है? 1930 में। विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून कब बना था? 1856 में। सती प्रथा कब बैन हुई थी? 1829 में। किस आदमी ने विधवाओं के लिए आश्रम और पढ़ाई? धोंदो केशव कर्वे। कब भारत रत्न मिला? 1958 में। और कब तक जिंदा रहे? कब पैदा हुए थे? 1858 में। तब तक दो काम तो हो चुके थे, सती प्रथा बैन हो गई थी, विधवा पुनर्विवाह कानूनन ठीक था। चलो आगे पढ़ना अब। J.E. बेटन महोदय थे कोई कलकत्ता में, उन्होंने बालिका विद्यालय की स्थापना की। भारत का पहला मिशनरी स्कूल। ये हमारा था या क्रिश्चियंस का था? क्रिश्चियंस का था ये। ईश्वर चंद्र विद्यासागर टिक कर लो। स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु बंगाल में 35 विद्यालयों की स्थापना की। तो लड़कियों के पढ़ाई लिखाई के लिए छोटे लेवल पे काम किया था, लेकिन वो फेमस नहीं हुआ बेटा। किस आदमी ने बड़े लेवल पे काम किया? महर्षि धोंदो केशव कर्वे। इन्होंने क्या बनाई थी? यूनिवर्सिटी, बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी। अब नीचे आ जाओ इस टेबल पर। प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम, पहला टिक कर लो। शिशु वध प्रतिबंध कर दिया था। पहले बच्चों की ना बलि देते थे, बंगाल में तो खासकर। अभी भी पढ़ते हो, कई बार ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं अभी बलि और इस तरह के ये काला जादू टाइप की चीज़ें करते हैं। ये बंगाल में बहुत ज़्यादा थी बेटा। वेलेजली ने इसको बंद करवा दिया था। सती प्रथा टिक कर लो। 1829 में विलियम बेंटिक ने बंद करवाई। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन रॉय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में कैनिंग ने बंद करवाया। किसकी मदद से? ईश्वर चंद्र। ये लिखते चलना, बेंटिक के पास लिख लो राजा राम मोहन रॉय, और कैनिंग के पास लिख लो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट टिक करो शारदा एक्ट। क्या था शारदा एक्ट? एज ऑफ कंसेंट, मतलब सहमति से शादी। लड़कियों की कितनी एज? उस टाइम पे 14, लड़कों की 18। अब कितनी है? 18 और 21। ये शारदा एक्ट आया था 1930 में इरविन। तुम्हें गांधी इरविन समझौता याद है? गांधी ने अपना आंदोलन बीच में रोका और चले गए थे लंदन में। किस चीज में हिस्सा लेने? सेकंड आरटीसी में। कितनी आरटीसी हुई थी? होनी एक थी, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 3 तक पहुंची। गांधी किस में गए थे? सेकंड में। चलो अगला टिक करो। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1943 की जगह 1843 करो। इसको ठीक कर लो थोड़ा सा। 1843। एलन बरो, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो। तुम जानते हो पहले दास प्रथा थी? क्या होते थे दास? हाँ, गुलाम, स्लेव्स। ये जो वर्ड है ना बेटा दास प्रथा, ये कोई नई नहीं है। इसको स्लेव्स कहते थे, इन्हीं को कहते थे गुलाम। नौकर और गुलाम दो अलग वर्ड्स हैं। नौकर कौन होता है? जो नौकरी करता है, मन करेगा जब तक करेगा, जिस दिन मन भर गया नौकरी छोड़ के चला जाएगा। आप जबरदस्ती किसी को अपने यहाँ नौकरी नहीं करवा सकते कि मेरे यहाँ काम कर। ये है मन मर्जी की। मन है तो करो नौकरी, नहीं तो छोड़ दो, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जहाँ दास शब्द आ जाए, गुलाम शब्द आ जाए, स्लेव शब्द आ जाए, ये जबरदस्ती के हैं। मन नहीं है तो भी गुलामी करनी पड़ेगी। और गुलाम प्रथा बेसिकली क्या थी? पुराने टाइम में, अगर मैं इंडिया की बात करूं, मान लो किसी गरीब आदमी ने किसी बड़े धन्ना सेठ से कर्जा ले लिया,
तो वो कह जाता था कि जी मेरी अगली कई पीढ़ियां आपकी गुलाम रहेंगी, और इस तरह से उसके जो अगली पीढ़ी के लड़के थे ना वो गुलाम बन के वहाँ रहा करते थे। गुलाम और नौकर का मेन डिफरेंस क्या था? नौकर तो छोड़ के भाग गया, काम नहीं करता, उसकी मर्जी, लेकिन गुलाम बेटा 24 आवर्स का नौकर से तो बहुत ज़्यादा खराब लेवल पे काम करना पड़ता था। इनकी नींद की, इनके पेट भरने की, इनकी कंडीशंस ठीक रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी। क्या पता इनको 10 दिन तक खाना ही ना दें, क्या पता इनको तड़पा तड़पा के मार दें। ये अपने हक की डिमांड नहीं कर सकते थे। और ये स्लेव्स अब से नहीं थे, आपके देश में स्लेव डायनेस्टी एक हुई थी, दास जो गुलाम वंश था 1206 से। ये तो वो लोग थे जो सुल्तान बने थे, इसका मतलब दास पहले से थे। बहुत बड़े बड़े जो राजा थे ना वो अपने अंडर बहुत सारे गुलाम रखा करते थे। तो ये गुलाम व्यवस्था, गुलाम प्रथा बहुत पुरानी है और लोगों को दुखी करती थी। अब ध्यान से बोर्ड पे देखो, यूरोप एक महाद्वीप, एक अफ्रीका और एक नॉर्थ अमेरिका, इनके बीच में एक ट्रायंगल था बेटा। यूरोप के जो लोग थे ना, यूरोप के लोग ये थोड़े थे, हमेशा से इनकी आबादी कम थी, पर ये चालाक थे, चतुर थे, व्यापार में से पैसा कैसे निकालना है हमेशा से सोचते थे। तो ये क्या करते थे, इनकी ना प्लांटेशन थी, यहाँ पर कामकाज था इनका। अब इस कामकाज को करने के लिए मैनुअल वर्क के लिए आदमी चाहिए थे, यहाँ आदमी थे कम, तो ये आदमी कहाँ से लाएं? तो अफ्रीका में बहुत सारे लोग थे, आबादी थी और बेचारे शरीफ थे, पिछड़े हुए थे, समझ नहीं थी। तो ये क्या करते, अफ्रीका के कुछ लोगों को जो चालाक थे उनसे कांटेक्ट करते और उन्हें कहते कि हमें मान लो 100 आदमी चाहिए। अब वो जंगलों में रहने वाले पिछड़े लोग, उनमें से कोई एक आधा चालाक जो एक तरह से मिडिल मैन का काम करेगा, जैसे ठेकेदार टाइप का आदमी होता है ना, इस तरह का, इनसे कांटेक्ट करते और कहते हैं हमें 200 गुलाम चाहिए। ये जंगलों में से पकड़ पकड़ के छुटपुट से एरिया में जाता, आंतरिक हिस्सों में, बिल्कुल जिनको बेचारों को ना बोली ढंग से आती, पिछड़े हुए हैं, जंगल में रहते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेता। क्या पता क्या लालच देता होगा, और ये बेचारे आ जाते कि ठीक है ये मालिक हमें काम दिलाएगा। और यहाँ आके जैसे ही यहाँ से शिप्स चलते, यूरोप से शिप्स चलते कि चलो भैया हम लोग जो हैं स्लेव्स लेके आएंगे, यहाँ शिप रुकते तो यहाँ से पहले से कांटेक्ट था इन लोगों के साथ, ये तुरंत यहाँ से लोगों को लेके जाते और उनके हाथों पे या उनके कुछ इस तरह बॉडी पे कोई मार्क सा लगता कि भाई ये लोग जो हैं गिनती करके कि हमने 100 लोग उठा लिए। तो जैसे कोई ऐसे नहीं होता, आप कहीं घूमने आते हैं वो हाथ में कुछ इस तरह का पहना देते हैं कि आप उसके मेंबर बन गए, तो ऐसे इनके हाथों पे या इस तरह को माथे पे चिन्ह सा लगाते और एक एक करके इनको जहाज़ों में लाद देते। ये पानी में चलने वाले जहाज़ थे जिसमें बैठने की क्षमता 50 की है ना, उसमें 150 आदमियों को ले जाते, जैसे जंगली जानवरों को ठूस दिया हो। अब ये बेचारे जंगल के लोग हैं, इनको ना भाषा समझ में आए उनकी, ना इनको खान पान कुछ नहीं देते, भूखा रखते, कई दिन में एक आधा कोई टुकड़ा रोटी का दे दिया कि मरे ना, लगभग भूखे। अब ये जहाज में पानी में बैठ के जा रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता कि हमें कहाँ ले जाएंगे, यहाँ से ले जाके चलते अमेरिका में इनको उतारते। अब ये कुछ बात करें तो अपनी भाषा तो चाहिए ना, इनकी तो भाषा भी मैच नहीं करती, इनको कुछ समझ नहीं आता, इनको यहाँ ले जाके बेटा और गुलामी करवाते। अब वहाँ से ये भाग भी नहीं सकते क्योंकि साधन तो थे ही नहीं उस जमाने में, ये पूरा ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है ना, ये कैसे पार करेंगे, कोई मतलब ही नहीं है आने का। जो यहाँ फंस गया वो फंस गया। ये लोग थे गुलाम। ऐसा बहुत सालों तक, बहुत सदियों तक लोग सफरर बने रहे। हमारे देश में तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे लोग देखो घर से गए थे लौट के ही नहीं आए, अपनी बात किसी को बता नहीं सकते, हक का सामान मांग नहीं सकते, यहाँ गुलामों की तरह जी के फाइनली कभी कोड़े मार रहे हैं, कभी पीट रहे हैं, मर जाते तो इनका क्या जाता, दूसरा जहाज फिर ले जाते, इनको थोड़ा लालच देते, पैसे देते, ये जंगल में से उन लड़कों को फिर पकड़ लाते। ऐसा लंबे समय तक व्यापार चला। इसमें ना बेटा एक ट्रायंगल बन गया, ये इसको ध्यान से देखो, ये ऐसे व्यापार का एक ट्रायंगल है। यहाँ से शिप्स यहाँ आती हैं, यहाँ से गुलाम यहाँ जाते हैं, फिर ये अपना व्यापार करके यहाँ, ऐसे चलता रहा। हमारे देश में दास प्रथा खराब थी तो दास प्रथा का अंत कर दिया, और ये अंत करने वाला एक अंग्रेज था उसके टाइम में हुआ, जिसका नाम क्या था, एलन बरो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलन बरो। चलो आगे पढ़ के देखो, एलन बरो यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लेना। आधिकारिक तौर पर 1854 के चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। अब ये क्या है, एक आदमी था चार्ल्स वुड्स, इसने पता है क्या किया, इसने कहा भाई मैं एक रिपोर्ट बना रहा हूँ। चार्ल्स वुड्स ने, ध्यान से देखो क्या किया, इसने एक रिपोर्ट बनाई, तो इसको नाम दिया जाता है वुड्स, क्योंकि इसका नाम वुड्स था। डिस्पैच,
वुड्स डिस्पैच, इस रिपोर्ट में बेसिकली हम लोगों की शिक्षा के ऊपर अंग्रेज क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया था। पर जिस टाइम ये रिपोर्ट आई है ना 1854, उस टाइम आपके ऊपर एक कंपनी राज कर रही है। ये क्या है? ये कंपनी कुछ निजी लोगों की कंपनी है। वो क्यों तुम्हें पढ़ाएंगे और तुम्हें पढ़ा के अपना पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1854 के इस डिस्पैच में यूनिवर्सिटीज़ की बात की गई थी कि यूनिवर्सिटी खोलो, इन इंडियंस को पढ़ाओ, तुम इनके देश से पैसा कमा रहे हो। वही पॉइंट है, देखो ये 1854 में चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, नेक्स्ट लाइन में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। चार्ल्स वुड क्यों कहते हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये आदमी था जिसने फाइल तैयार की थी, तो इसका नाम क्या पड़ा? चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। ये एजुकेशन पर BEIC का काम है, यहाँ लिख लो, एजुकेशन पर BEIC का काम। तो एग्जाम में आ जाएगा चार्ल्स वुड्स या वुड्स डिस्पैच संबंधित है। ऑप्शन आएगा व्यापार से, शिक्षा से, मताधिकार से या कुछ इस तरह का। तो किससे संबंधित है ये? शिक्षा से। इसमें एजुकेशन की बात की गई थी। नेक्स्ट टिक करना, दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध, इसको टिक कर लो, बस पढ़ो आगे। अंग्रेजी सरकार ने 33 के चार्टर एक्ट द्वारा लगा दिया था, जिसके तहत अंडरलाइन करो 1843 में समूचे भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया। बताओ कौन था तुम्हारा हेड? एलन बरो। बरी मतलब क्या होता है? बरी करना, छोड़ देना। तो दास बरी कर दिए, ऐसे दिमाग में कोड कर लो। किसके टाइम में दास प्रथा का अंत हुआ? एलन बरो, यहाँ लिख लो, एलन बरो बरी कर दिए।